हेलो एवरीवन। तो आज है अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ग्राफ्स के बारे में। ओके बच्चों, तो बेसिक मैथ्स में ग्राफ्स का जो टॉपिक है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं आपको बता दूं। और रही बात अपने सीईटी एग्जामिनेशन की, तो हालांकि पिछले 2 सालों से सीईटी ने अपने पेपर में ग्राफ्स के क्वेश्चन को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, विच सीम्स टू बी कि ये पेपर जेई मेंस के लेवल की ओर धीरे धीरे लेके जा रहा है, जो कि पहले ऐसे नहीं थे। आप अगर 2022 के ऊपर, 22 के पहले जो भी पेपर थे, 22-23 के पहले जो भी पेपर थे, उठा के अगर देखते हो तो ग्राफ से पूरे पेपर में एक क्वेश्चन अगर मिनिमम पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो आता ही नहीं था। और अगर आ भी गया तो वो आपके मॉडर्न सेक्शन से होगा, बस मैकेनिक्स सेक्शन से कभी पूछा ही नहीं गया था ग्राफ। लेकिन इस बार 2024 में और 25 के पेपर में डेफिनेटली ग्राफ्स पूछे गए हैं। और वो ग्राफ्स डेफिनेटली इतने टफ नहीं थे, लेकिन वो पूछे गए, ये बड़ी बात थी। क्योंकि जिस सेक्शन से आज तक ग्राफ आया ही नहीं है, सीईटी अपने पोर्शन में लिखे हुए लाइन को सच साबित कर रहा है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड अपना केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर एज पर दी जेई मेंस लेवल, तो वो जेई मेंस लेवल का सवाल दे सकता है। समझ गए? तो डेफिनेटली हमको अपना लेवल ऊंचा रखना है, तो ये ग्राफ्स हमको पूरा करना ही है। तो जो भी बच्चा ग्राफ स्टार्ट कर रहा है आज के दिन से, कसम खा लो कि सर खत्म होने के बाद ही इस कोर्स को छोड़ेंगे। अब छोड़ना नहीं है एकदम। बेसिक से उठा के एच सी वर्मा तक, सिंगेज तक, उसके जितने भी ग्राफ्स के सवाल हैं अपने पोर्शन के हिसाब से आप सब लगा लोगे। समझ गए? चलिए, तो बुक्स लेके तैयार योद्धा एकदम, बुक्स में एंट्री कर लो। दैट इज योर बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस लेक्चर नंबर 8। कैलकुलस भी अपना ग्राफ्स के बाद ही स्टार्ट होगा। कैलकुलस सेक्शन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा अपना, और एलिमेंट लेना भी सिखाऊंगा। हालांकि वो बेसिक मैथ्स में कोई लेता नहीं है, बट हम यहाँ पे उसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, आ जाओ। तो आप सबने क्लास 9th या 10th के अंदर ऐसा इक्वेशन देखा होगा। लेट सपोज y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। ओके, फिर उसके बाद में आपने ऐसा इक्वेशन भी देखा होगा, 4x² प्लस 2x प्लस 4। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पावर 2। उसके बाद में पावर धीरे धीरे बढ़ती भी है, y इक्वल्स टू 4x³ 2x³ जितना भी है। ओके, मीन्स ऐसे x की पावर बढ़ती जाएगी और x के अदर फॉर्म्स भी बनने लगेंगे। y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। ओके, y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये अपना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मेन बात आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारे ग्राफ के ऊपर यहाँ पे हमेशा y और यहाँ पे हमेशा x ही क्यों बैठता है? हम लोग यहाँ पे y और यहाँ पे x क्यों नहीं लिखते? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग इसी जगह पे y लिखते हैं और इसी जगह पे x लिखते हैं? क्योंकि ये पैटर्न पहले ही मैथमेटिशियंस ने फिक्स कर दिया था, ताकि हमको इन फ्यूचर इसके ऊपर ज्यादा सोचना ही ना पड़े। बाकी करने वाला तो इसको चेंज भी कर सकता है, जरूरी नहीं है जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसका उसका चेंज करने का मन हुआ वो इसको चेंज कर देगा अपने लिए, सबके लिए नहीं। ओके, आइए चलो पहले इसको लॉक मारो यार। आओ देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आ जाओ। तो देखो यहाँ पर, सपोज करो मैंने इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लूंगा। इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 1। सॉरी, इफ f इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ x इक्वल्स टू 1 then y equals to 3. If x equals to 2
then y equals to 4. If x equals to 3, then y equals to 5. अब एक बात बताओ यार, यहां पे जो x की वैल्यू है उसको तो मैं कुछ भी ले रहा हूं मेरे मन के ऊपर। अगर मैं x को 98 लूंगा तो y की वैल्यू 100 बन जाएगी। इट मीन्स कि x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चेंज y की वैल्यू को होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू x। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है मेरा y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, व्हाट आई कैन से दैट, मैं ये बोल सकता हूं कि बच्चों यहां पे जो x की वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट टर्म, दैट इज इंडिपेंडेंट टर्म और वेरिएबल, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट टर्म। और y को मैं क्या बोल सकता हूं, y को मैं बोलूंगा डिपेंडेंट, कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, दिस इज डिपेंडेंट टर्म। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझ गया एकदम कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वो चेंज होती रहेगी, y को अपने आप चेंज होना पड़ेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, ये इक्वेशन x का है तो इसको लिखते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कैसे लिखेंगे हम लोग, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इसके लिखने का तरीका है, समझ गए कि जो y का इक्वेशन है वो x पे x के टर्म में होगा। ओके, तो जहां पर ये x क्या बनने वाला है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर y is dependent variable, y is dependent variable। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा समझ गया आपको, चलिए बहुत बढ़िया। आइए 2 मिनट, ग्राफ्स मेरे पास पीछे ही है ना, मैं यहां से क्यों उठाऊं, यहीं से उठा लेता हूं मैं। ये देखो यहां पर जब भी हम लोग ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं ना, यहां पर एक्स एक्सिस पर हम लोग लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। क्या लिखते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो रहा हो, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, इसलिए यह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस एक्सिस के ऊपर हम लोग लिखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके बच्चों, और इस एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई डाउट। इसीलिए यहां पे अपना y आता है और यहां पे अपना x आता है, क्योंकि ये मैथमेटिशियंस ने पहले ही फिक्स कर दिया है अपने हिसाब से कि बच्चों हमारी ही बात माननी है दुनिया को, दुनिया अपने हिसाब से अब आगे चलने को चल सकती है, बस इसके ऊपर तो अब सब कुछ होता है। जितने भी थियरी पेपर्स, रिसर्च, ग्राफ्स जो भी बनते हैं, मैथ्स के रूल्स को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है, क्योंकि जो मैथमेटिकल टूल्स मैथमेटिशियंस ने डेवलप किए हैं उनका ही तो हम लोग यूज करते हैं। लाइक कैलकुलस इज डेवलप्ड बाय न्यूटन सर, तो न्यूटन सर ने जो भी डेवलप किया था हम लोग आज उसको ही तो यूज करते हैं। भाई साहब ने जो फिक्स कर दिया फिक्स है वो, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं, आयो, हाँ आ जाओ यार लिखो इसको। चलो सबसे पहला आपका होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, एक काम करो, सबसे पहले लिखो आप लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। ग्राफ पे जाते हैं हम लोग, ओके, कि कितने टाइप्स के फंक्शन हमको मेजरली देखने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो जो सबसे पहला टाइप है अपना दैट इज लीनियर फंक्शन। ओके, पहला क्या है अपना, लीनियर फंक्शन है। दूसरा क्या है अपना, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन भी लिख दूं क्या, लीनियर फंक्शन मतलब y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स की पावर 1, इसका मतलब y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक्स की पावर 2। तीसरा इक्वेशन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स y इक्वल्स टू साइन एक्स,
और एक्स वाई जेड कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों का। फोर्थ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट मीन्स y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। अब देखो, कभी कभी कुछ गंदे इक्वेशन बन जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, अब बच्चा कंफ्यूज, सर ये एक्सपोनेंशियल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है। बच्चा बाहर का फंक्शन देख, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर ऐसा मिल जाए y इक्वल्स टू ई रेस टू साइन एक्स, सर ये एक्सपोनेंशियल है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है भैया, बड़ा वाला फंक्शन देख एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अपना। ओके, समझे? लिखने को तो इक्वेशन हजारों प्रकार की बन सकती है, मैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिख रहा हूं इसका। ओके, अपना पांचवा फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इक्वेशन कैसे आ जाएगा? y इक्वल्स टू एल एन एक्स। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, जहां मैंने एल ओ जी पहले लिखा था आपने देखा होगा, बट यहाँ पे मैं एल एन एक्स लिख रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अपना स्टार्टिंग का मेजर टारगेट सिर्फ यही दोनों है बच्चों, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो हमको मेजरली यूज होने वाले हैं। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के ऊपर ही आते हैं। चलिए तो फिर पहला टाइप लिखिए आप लोग। जो पहला टाइप है वो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पहला टाइप क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके। सेकेंड टाइप पैराबोलिक ग्राफ या पैराबोला। थर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थर्ड वन क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और कुछ महान लोग इसको हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इक्वेशन लिखना चाहे तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म है दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सिखाऊंगा मैं, डरना नहीं है। डरना नहीं है कि सर ये क्या लिख दिया, हम अभी भाग रहे हैं छोड़ के मैदान। डरना नहीं है बिल्कुल भी। y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। ओके, और कुछ कुछ भाषाओं में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, बस पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, बट हम आइडियल केस में यही लेते हैं तो मैं यही लिखता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स। ओके, आइए फोर्थ वन लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, लॉगरिथम मीन्स y इक्वल्स टू एल एन एक्स। ठीक है, फिफ्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना? y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। ओके, सिक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। चलिए, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ओके, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो अगर आपने x की कुछ भी वैल्यू रखी y अपने आप को चेंज कर लेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ऑल दीज फंक्शंस आर y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। इस फॉर्म में ही लिखे गए हैं। क्लियर एकदम? मक्खन जैसे समझ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आते हैं प्यारे से स्लोप के कंसेप्ट के ऊपर। मैं उससे पहले आपको एक टॉपिक रिफ्रेश करवाना चाहता हूं। सबसे पहला नाम है आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, सबसे पहला नाम क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे लिख जा मेरे भाई, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी साइन होती है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट मीन्स ये अल्फा नहीं है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। कौन सा सिंबल है ये? प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है ये। ओके, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अरे मेरी जान, क्या हो गया? देखो, इसका मतलब होता है कि अगर x बढ़ेगा, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ओके, और अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं। आपको ये पता होगा जब हम लोग ये चीज निकालते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, हाँ है ना, y इक्वल्स टू के एक्स। इस साइन को निकालते ही जैसे ही इक्वल टू इसकी जगह लेगा तो एक कांस्टेंट भी देके जाता है ये। क्लियर एकदम। चलिए, सबको लॉक करना पड़ रहा है। चलिए, अगला वाला क्या है अपना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। मतलब मैं x को 1 अपॉन के फॉर्म में लिखता हूँ, इट मीन्स उसके इनवर्स में लिखता हूँ, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। ओके, ये भी प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल ही है अपना। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और अगर x घटेगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए आपको, आइए लेके देख ही लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने इसके फॉर्म में लिखा y इक्वल्स टू 2x, लिख सकता हूँ, साइन निकलेगा। तो अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0.1 हुई तो y की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। मतलब x के बढ़ते ही y बढ़ गया और x के घटते ही y भी घट गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल्स टू 2/x। के भी लिख सकता हूँ वैसे तो, बट मैं 2 लिख रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0.1 हुई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ जरा, y की वैल्यू हो जाएगी 20। x के बढ़ x के घटते ही देखो, x कम y ज्यादा, x कम y ज्यादा, ऐसा है क्या? x को ज्यादा लेना पड़ेगा फिर यार, ये तो मामला ही उल्टा पड़ रहा है। x की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, तो y बन जाएगा 0.2। ठीक है, मतलब y इक्वल्स टू 2/1 एंड y इक्वल्स टू 2/10। भैया ये 0.2 आ जाएगा और ये y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x कम है तो y ज्यादा है, x ज्यादा है तो y कम है। समझ गए? चलिए, आइडियल नोट्स में इनकी जरूरत नहीं होती। आइए आगे बढ़े। अब आई गेस अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो स्लोप। ठीक है, चलो तो आज यार इसको मिटाते हैं, कॉपी तो कर लिया है स्लाइड का हमने। देखो, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल लिया और यहाँ बीच में एक ऐसी लाइन खींच ली। ओके, अब ध्यान देना मैं इसका नेमिंग कैसे कर रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये है x1। ठीक है, फिर इसके बाद में और ये जो डिस्टेंस है बड़ा वाला, ये डिस्टेंस है x2, और ये जो y पे है ये है y।
मतलब मैंने एक्सिस के हिसाब से नेमिंग किया हुआ है, इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ थीटा 1 और इस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं थीटा 2, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, विच डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, मतलब उसका ढलान ज्यादा होगा, जिसका एंगल कम उसका ढलान कम, अर्थात स्लोप कम। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि थीटा 1 ज्यादा है किससे? थीटा 2 से, है ना? थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। तो अगर थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा है तो थीटा 1 से रिलेटेड जो स्लोप होगा, स्लोप का नाम क्या होगा? स्लोप 1 होगा। और इससे जो रिलेटेड स्लोप होगा उसका नाम क्या होगा? स्लोप 2 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर थीटा 1 ज्यादा है तो स्लोप 1 भी ज्यादा है। स्लोप 1 किससे ज्यादा होगा? स्लोप 2 से। क्यों? जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप। बट अब एक चीज ये नोटिस करो, जिसका एंगल ज्यादा है उसका एक्स कम है, और जिसका एंगल कम है उसका एक्स ज्यादा है। रिलेशन कैसा बन गया ये मेरे प्यारे बच्चों? इनवर्स वाला बन गया ना। एंगल ज्यादा एक्स कम, एंगल कम एक्स ज्यादा। मतलब मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा एंगल है, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स को हम कंटिन्यूस चेंज चेंज कर रहे हैं ना, एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ एक्स और चेंज इन एक्स। चेंज ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन मीन्स एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एक्स। एक्स कब ज्यादा होगा? जब एंगल कम होगा, लाइक थीटा 2। एक्स कब कम होगा? जब एंगल ज्यादा होगा, लाइक थीटा 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम मक्खन जैसा समझा? बस बहुत बढ़िया। तो इस एंगल को क्या मैं स्लोप नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मीन्स मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो टर्म एंगल है, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा अपना स्लोप होगा। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एक्स। के लिए सिंबल में लगा दे रहा हूं डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुझे सिर्फ ट्रायंगल चाहिए अब। मैंने थोड़ी सी बात जी चेंज की, और यहां पर डायग्राम भी चेंज कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर ये अपना फिगर बन गया। इसमें इसको ले लो अब एक्स। ओके, और अब यहाँ पे डेटा होगा चेंज थोड़ा सा। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे लेके आओ, x को 1 को गायब करो, थोड़ा सा रोटेट करो। प्रॉपर डायग्राम बनाना भी कितना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये अपना हो गया y1। ओके, और ये जो वैल्यू है इसके साइड में, ये अपनी पूरी वैल्यू क्या होगी? y2 हो गई। रुक जाओ यार, ऐसा ही बनाओ इसको। चलो, ये पूरा y1 हो गया, और ये पूरी वैल्यू इसकी y2 हो गई। ये y1 और ये y2। अब अगर ध्यान दो, ये है मेरा थीटा 1 और ये पूरा एंगल है मेरा थीटा 2। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा वाई, जितना छोटा एंगल उतना कम वाई। इट मीन्स मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि इफ थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 या थीटा 2 इज मोर देन थीटा 1, इट मीन्स y2 इज मोर देन y1। हाँ या ना? हाइट की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप थीटा 2 ज्यादा तो उसका स्लोप ज्यादा, थीटा 1 कम तो उसका स्लोप भी कम।
चलिए, ये तो सही रिलेशन है। मतलब देखो ना, एंगल और स्लोप तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, तो उनके बीच का रिलेशन तो चेंज होने जरा, रिलेशन सिर्फ किसके साथ में चेंज हो रहा है, एक्स और वाई के साथ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अपना थीटा टू ज़्यादा है, मतलब वाई टू ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पे मैं रिलेशन लगा के देखूँ तो थीटा वन ज़्यादा, मतलब एक्स वन कम, किससे, एक्स टू से। समझ गए। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बिल्कुल उल्टा है, वाई टू ज़्यादा होगा वाई वन से। इट मीन्स एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वाई। थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए ना, छोटा करोगे सबको। चलो, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वाई। और एंगल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप लिख सकते हैं। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई। तो हमको दो इक्वेशन मिल गया अपना। कौन कौन सा मिल गया, सबसे पहला वाला ये वाले महाशय, और ये दूसरा वाला ये इक्वेशन। सो फ्रॉम 1 and 2 I can say that slope is inversely proportional to delta x and slope is directly proportional to delta y। दोनों को कंबाइन करते ही इक्वेशन क्या बनने वाला है, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कोई डाउट यहाँ पे आपको, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बस ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, स्लोप ऑफ अ लाइन। अच्छा, एक और बात देखो यहाँ पर, स्लोप का जो सिंबल होता है ना, स्लोप का सिंबल होता है स्मॉल एम। ओके, स्लोप का सिंबल होता है स्मॉल एम। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इट इज m इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन की। बहुत बढ़िया। स्लोप ऑफ अ लाइन से मेरा क्या मतलब है, आई नीड दिस ग्राफ। देखो, स्लोप ऑफ अ लाइन से क्या मतलब है, ठीक है। जस्ट अज्यूम करो कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली यहाँ से यहाँ तक। ये ग्राफ आपने भी देखा ही होगा, हाँ है ना, और आपने ड्रॉ भी किया होगा। चाहिए तो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा दूँ क्या, नहीं उतना तो समझदार हो ही तुम लोग। ठीक है, ये क्या अपना है कि अपना एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ओके, देखो ये ग्राफ अपना बनता कैसे है, कुछ वैल्यू एक्स की लोगे, कुछ वैल्यू वाई की लेके ग्राफ पे प्लॉट करनी है आपको। जैसे कि देखो, एक बार प्लॉट करके देख ही लेता हूं मैं, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे मन में। चलो एक बार ना ग्राफ ड्रॉ किया ही जाए। चलो ठीक है, सबका नाम रख दो। 2, 4, 6, 8, 10, 12। नहीं, एक्स को तो हम 1, 2, 3 लेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके,
यहाँ पे लिख दो 2 4 6 8 10 12। ओके, ग्राफ पेपर कैसा बिल्कुल दिख रहा है। तो इक्वेशन समझ लो आपकी है यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ओके, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हम सबको पता है, ये होता है 0,0। तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। मतलब अपना पहला कोऑर्डिनेट कहाँ आना चाहिए, कोऑर्डिनेट को हम इससे दिखाएंगे। मतलब मेरा पहला कोऑर्डिनेट यहाँ आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। म्हणजे कि अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। मैं इवन नंबर ही लेता हूँ यार, ताकि प्रॉपर मेरे को नंबर मिल सके इसके प्लॉटिंग के ऊपर। ओके, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ पेपर के नंबर ही चाहिए मेरे को, ताकि ग्राफ एकदम सही से बने। तो अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। बहुत बढ़िया। तो अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। देखो ये कोऑर्डिनेट्स ही है मेरे हैं, ये 2,4 है, ये 0,2 है, ये 4,6 है। आई गेस इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी कहीं यहाँ पर। फिर अंत का स्टेप क्या रहता था अपना बच्चों, कि हम इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया करते थे, और आपको ग्राफ दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है। अगर इन केस ऐसा मान लो इक्वेशन ऐसा होता y इक्वल्स टू एक्स, तो अगर x 0 तो y भी 0। ठीक है, नया ग्राफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसी के ऊपर, लेकिन दूसरे इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या है मेरा, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स। तो अगर x 0 तो y भी 0। मतलब मेरा पॉइंट क्या बनने वाला है, तुम बाहर आओ, पहले तुम्हारा रंग चेंज किया जाए। ओके, तो अगर x 0 तो y भी 0, पॉइंट ये हो गया अपना। क्लियर, ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। बट मैंने 2 लिया हुआ है ना, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, ऐसा लेता हूं मैं। ओके, अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2। कोऑर्डिनेट्स वाला 1 भी ले ही सकता हूँ, लेकिन मैंने 1 का एक्सिस नहीं रखा है यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 होगी मेरी। अगर मेरे x की वैल्यू 4 हो गई तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। मतलब कौन सा पॉइंट, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू भी 6। कौन सा वाला पॉइंट, अपना ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू भी 6, ये वाला पॉइंट। ओके, अब अगर ध्यान से देख सको तो क्या ये इसी के पैरेलल ग्राफ नहीं हुआ एकदम, लेकिन इससे लोअर लाइन पे है, ये है बस लोअर। ये ग्राफ लोअर लाइन पे ही है ना, समझ पा रहे हो। इस लाइन का इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। इस लाइन का इक्वेशन मैंने क्या लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स। मीन्स जैसे जैसे यहाँ पे 2 ऐड हुआ तो ग्राफ 2 ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर यहाँ पे 4 ऐड होता तो लाइन अपनी यहां से बनती, लाइन अपनी यहां से बनती। 6 से स्टार्ट होता तो y+6 यहां से बनती, y+8 यहां से बनता, y+10 यहां से बनता, y+12 यहां से बनता। मीन्स ग्राफ क्या होता, ग्राफ पैरेलली शिफ्ट होता रहता कंटिन्यू। ग्राफ क्या होता, पैरेलली शिफ्ट होता रहता कंटिन्यू। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं।
अब बढ़ते हैं इसके स्लोप के ऊपर। आई गेस अगर आपको ग्राफ निकालना आ गया होगा तो देखो यार, इतना बेसिक से जाना ही पड़ता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक आता होगा, बहुत अच्छी बात है जिनको आता होगा ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं आता लेकिन वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो भाई ये लेक्चर पूरा का पूरा एकदम ग्राउंड लेवल से ही है, तो इसमें आपको सबका सपोर्ट भी करना है कि आप लोग ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप को फील करें कि यार हम लोग तो लीग के बाहर ही हो गए। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लिया, बिल्कुल वही नेचर, बस मेरा ग्राफ क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन है। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा, ये आपका ओरिजिन है 0,0, ये मेरा है एक्स एक्सिस। ओके, ये मेरा है वाई एक्सिस। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी एक वैल्यू यहाँ पे गिर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट P का तो कोऑर्डिनेट होगा ना, दैट इज एक्स कॉमा वाई। तो उसका एक्स कहाँ है, उसका एक्स तो यहाँ पर है, ये रहा। उसका वाई कहाँ पर है, उसका वाई तो यहाँ पर है, दिस इज उसका वाई। ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं इसका लेंथ लिखना चाहूँ तो मैं वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका लेंथ क्या होगा, अपना एक्स होगा, बेशक एक्स ही होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या ये थीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ पे स्लोप लिखना चाहूँ, स्लोप मेरा क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, 0 से वाई तक चेंज हुआ है, तो यहाँ पर चेंज इन वाई क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 होता है रियल में ये। ओके, तो स्लोप इज नथिंग बट y बाय एक्स। y में कितना चेंज हुआ है y, x में कितना चेंज हुआ है, सिर्फ x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। क्लियर, या फिर y बाय एक्स मतलब मेरा टेन थीटा नहीं होगा बच्चों, टेन थीटा लगाओ जरा ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, क्या दिख रहा है, टेन थीटा इज नथिंग बट माई परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, दिट इज योर y अपॉन x। क्लियर, तो यहाँ पे मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स। ये है मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन, ये है अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन। या फिर और y इक्वल्स टू टेन थीटा टाइम्स x, ये भी इक्वेशन ही है। दोनों एक ही बात बयां कर रहे हैं। अगर आपके पास x और y की वैल्यू है तो ऐसे लिखो डिवाइड करके, या फिर अगर आपके पास में वैल्यू नहीं है तो आप लोग सिर्फ थीटा है तो थीटा से भी इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करके देखना, सेम इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर। आ जाओ, मान लेते हैं, लेट सपोज कि यहाँ पर y की वैल्यू है 1 डिग्री और x की वैल्यू है √3। मान लिया मैंने, स्टैंडर्ड एंगल है मेरा, इसके लिए मैं मान रहा हूँ ये। ओके, तो ये वैल्यू कितनी मिलने वाली है मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 का √2, तो इसका मैग्नीट्यूड बन गया 2। अब अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1/√3 मिलेगा। जहां पर मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, मेरे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करो, यहां से m क्या मिलने वाला है मेरे को, m निकालो जरा, y बाय एक्स, y कितना है 1, m कितना है √3, अगेन वही इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू एम एक्स, इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू 1/√3 टाइम्स x। यहां से भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है, वो तो केवल एक एक स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूँ। दूसरा इक्वेशन y इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स, थीटा कितना है मेरा, टेन ऑफ 30 डिग्री इंटू एक्स, टेन 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इंटू एक्स। तो बेसिक लेवल पे तो भाई साहब हमको इक्वेशन सेम मिल गया।
समझ गए? तो मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है मेरे को, ठीक है? स्लोप मतलब y बाय एक्स ही स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन है आपका, ठीक है? चलो, अब देखो, अब मैंने अपना ग्राफ स्टार्ट किया यहां से। क्लियर? ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू 2 लिखता हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,2। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे y एक्सिस 0 होती है। यहाँ का पॉइंट अगर 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,4। मीन्स पूरे के पूरे y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा और पूरे के पूरे x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा। कॉमन सी बात है, हम सबको पता है ये। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ एक टर्म c, जहां पे c को हम क्या बोलते हैं? c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। c एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये लाइन उसको y एक्सिस पे क्रॉस करेगा, ठीक है? तो c को हम क्या बोलते हैं? c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। c एक ऐसा पॉइंट है जहां से y एक्सिस के ऊपर वो लाइन उसको काट के निकलेगी। मान लो मेरा ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ओके, अभी हमने देखा भी था, एक 2 से स्टार्ट होता, तो 2 उसका क्या था? 2 उसका y इंटरसेप्ट था, जहां पे x 0 होता है। x इंटरसेप्ट मतलब जहां पे y 0 होता है। क्लियर एकदम? चलिए, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, x वाला कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे होगा, ठीक है? लेकिन यहां पर ये जो लाइन का एंगल बनने वाला, अच्छा देखो, किसी भी लाइन का एंगल मालूम है कहां से निकालते हैं? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। चाहे वो लाइन कैसा भी हो, मैं उसका एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा। किसी भी प्रकार का एंगल क्यों ना हो उसका, किसी प्रकार का लाइन क्यों ना हो, उसका एंगल कहां से निकालते हैं हम? बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो ये मेरा बन गया एंगल थीटा। क्लियर? ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्स है, तो यहाँ पे जो लेंथ मिलने वाली है वो लेंथ एक्स मिलने वाली है। ये जो पॉइंट मैंने लिया है वाई लिया, कोऑर्डिनेट 0,y, इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x,0, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,y। अगर ध्यान से देखो इस पूरे की लेंथ, बन जा भाई, इस पूरे की लेंथ y है और इस पूरे की लेंथ c है, तो इतने की लेंथ क्या बनने वाली है? जरा सोच के बताओ यार, इतने सी की लेंथ कितनी होगी? दैट इज y माइनस सी। क्लियर? दैट इज y माइनस सी, और ये अपना आ गया x। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन का प्रॉपर एक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर अपना स्लोप लिखना चाहूँ, इज नथिंग बट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अगर यहाँ पे आप आइडियल फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लोग आइडियल आइडियल फॉर्मूला m का लिख सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, जो कितना होगा? y2 माइनस y1 होगा, और यहाँ पे ये लेंथ कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा। चेंज इन x, सीधा सीधा। ओके, तो यहाँ पे देखो भाई, m मतलब टेन थीटा भी होता है अपना, और टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट भी होता है। क्लियर? सो m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? y अपॉन y है अपोजिट, y माइनस सी अपॉन एडजेसेंट x। तो इक्वेशन देखो क्या बनने वाला है मेरा यार। सबसे पहला इक्वेशन y इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन x। x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा mx इक्वल्स टू y माइनस सी। सी को यहाँ भेजने पे मेरे को मेरा आइडियल इक्वेशन मिल गया, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ग्राफ का प्रॉपर इक्वेशन। अगर सी की वैल्यू जीरो कर दूंगा ना मैं, अगर मैं सी की वैल्यू जीरो कर दूं, इफ सी इक्वल्स टू जीरो, देन y इज इक्वल्स टू mx। तो y का जो इक्वेशन है वो कहां से स्टार्ट होगा आपका? y का इक्वेशन आपका ये वाले लाइन से स्टार्ट होगा।
तो y का ग्राफ आपका ये वाले लाइन से स्टार्ट होगा। अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, और इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर एकदम। और शाबाश की बात जरा सुन लो भाई, मैं अगर इतना ही डिस्टेंस नीचे चला जाऊं, ठीक है, मैं अगर इतना ही डिस्टेंस नीचे चला जाऊं, ग्राफ यहां से स्टार्ट होता हो अगर, तो इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, लेकिन c अब क्या हो गया, प्लस की जगह माइनस सी हो गया, तो ये माइनस सी रख दूंगा। मतलब मैं रखूंगा कैसे इसको, यहाँ रहेगा तो प्लस ही, लेकिन c की वैल्यू चेंज होगी, दैट इज माइनस सी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। क्लियर एकदम। तो इक्वेशन का आइडियल फॉर्म क्या है अपना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा अपना यहाँ पर, ये होगा। या फिर जिसको आइडियल फॉर्म लिखना हो, दैट इज m इक्वल्स टू y2 माइनस y1, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्या इससे आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, काहे नहीं मिलेगा। चलो फिर जरा देखा जाए। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, c होगा। ओके, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, इसका कोऑर्डिनेट होगा अपना x, 0। क्लियर। तो अगर y2 माइनस y1 की बात की जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, x1, y1 बोल सकता हूं मैं। या फिर आप लोग सीधा सीधा यहीं से देख लो ना, ये अपना y2 है, ये अपना y1 है, तो y2 अपना y है, y1 अपना c है, x2 अपना x है, x1 अपना 0 है कोऑर्डिनेट पे। तो भैया इक्वेशन फिर से वही नहीं बन गया, m इक्वल्स टू y माइनस सी, m इक्वल्स टू y माइनस सी अपॉन x। फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर एकदम बच्चा पार्टी। कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक से उठाया है भाई मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। चलिए, इक्वेशन पे आते हैं पहले भाई। इक्वेशन तो अपना हो गया यार, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी हो गया अपना। देखो, इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू एम एक्स। इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या मिलने वाला है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होने वाला है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा, ये भी एंगल बनाएगा थीटा, और यहां पर एंगल निकालेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आपका ये एंगल ही बनेगा थीटा। इन सब में कॉमन बात क्या पता है, सबका थीटा सेम है। तो एम मतलब मेरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। एक बात बताओ, अगर मैं इसके स्लोप को m1 m2 m3 बोलूँ, तो इन तीनों का स्लोप सेम होने वाला है। तो इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इफ द ग्राफ्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। इसका स्लोप और इसका स्लोप, या फिर ऐसा लिख लो आप लोग कि अगर ये लाइन 1 है, L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3 है, तो इन तीनों का स्लोप सेम है। स्लोप ऑफ लाइन L1 is equals to slope of line L2 is equals to slope of line L3। फॉर्मूला भले अलग अलग बने, लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही मिलने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर ले, उसमें फर्क नहीं गिरने वाला है इनका। समझ रहे हो। इक्वेशन ऑफ लाइन अलग अलग मिलेगी क्योंकि इंटरसेप्ट अलग अलग है इसके लिए, लेकिन स्लोप की वैल्यू में इतना सा ही फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइंस इक्वल है,
ठीक है, हाँ रुको 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 रुको, एंगल सेम है ना। अगर आप ध्यान से देखा जाए तो स्लोप की वैल्यू इनके एंगल पर डिपेंड करेगी अब। ओके, अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है और सेम भी है, तो इतना ध्यान में रखना, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, if theta is less than 90 degree, then m is positive, then m is positive. And if theta is more than 90 degree, more than 90 degree, then m is negative, m is negative. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो इन सब का क्या सेम होने वाला है, स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L3। इन तीनों का स्लोप सेम हो जाएगा, क्यों? बिकॉज देयर एंगल्स आर सेम। तो लिख दो इसको यहां पर, इन स्ट्रेट लाइन ग्राफ in straight line graph if angle made by in straight line graph if all the lines are parallel to each other, simply लिख दो, in straight line graph if all straight lines are parallel to each other, then in straight line graph if all straight lines are parallel to each other, then their slopes are also equal, slopes are also equal। क्लियर एकदम? कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक नहीं है? चलिए, बिल्कुल भी। स्लोप क्यों सेम होगा? क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हमको चाहिए भैया एक्स और वाई एक्सिस। चलिए, ये तो मेरा पहला ग्राफ है। अब ध्यान से जरा एक बात जरा नोट कीजिए आप लोग कि चाहे तो एक लाइन ऐसा भी बन सकता है ना पैरेलल में। हम लोग यहाँ तक शिफ्ट करते थे ना उसको, शिफ्ट करने वाली लाइन क्या यहाँ पे नहीं जा सकती? बिल्कुल जा ही सकती है वो, बस क्या होना, उसको पैरेलल होना है। तो यहाँ पे जाते ही ये वैल्यू क्या बनने वाली है अपनी, सी बनेगी। सी यहाँ पे जीरो था बस, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी, माइनस ऑफ एक्स बन जाएगी। क्लियर? और वो वाली लाइन जो हमने अभी पीछे खींची थी, वो लाइन चाहती तो वो यहाँ से निकल जाती। यहाँ पे तो माइनस सी था, प्लस एक्स था, प्लस वाई था। समझ गए? अच्छा, आगे बढ़े आप। ठीक है, चलो। तो अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं एक आइडियल फॉर्म लिखने वाला हूँ सारे ग्राफ्स को लेके, उसको बस ऑब्जर्व करना। चार चाहिए अपने को ग्राफ, चार ग्राफ ही बनने वाले हैं यहाँ पर। y x y x y x। अब देखो यहाँ पर, ठीक है,
ये है मेरा पहला लाइन, ऐसा। ये अपना पॉइंट सी है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना। अब एक महाशय आएंगे, वो ऐसा ऐसा करेंगे, उनकी मर्जी होगी तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट अपना करने के, लेकिन हम इसको पीछे एक्सपांड करेंगे। जैसे कि इस वाले ग्राफ को भी पीछे एक्सपांड किया जा सकता है, समझे। वैसे ही अगर ये ग्राफ यहाँ पे बना होता, लेट सपोज, तो इसको भी पीछे एक्सपांड किया जा सकता। सही दिख रहा है। तो सपोज लो ये अपना पॉइंट होगा, तो जो एंगल यहाँ से मिलने वाला है वो एंगल यहाँ से भी तो मिलेगा अपने को, हाँ या ना। तो इसके लिए मैंने लाइन कहाँ से लिया, मैंने लाइन पूरा पूरा यहीं से लिया। तो अगर लाइन अपनी यहाँ से निकल रही है, और अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री निकली, मतलब मास की, सॉरी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नॉट मास। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेट सपोज कि मेरे अगर इस थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होती, जो कि 90 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर मेरा एम मतलब क्या होता है, 10 ऑफ। अच्छा एक काम करो, आइडियल केस लेते हैं, नहीं जाते हैं यहाँ पर। ओके, आइडियल केस में ही डील डील करता हूँ मैं इसको। देखो, अगर ये एंगल अल्फा होता, तो ये एंगल कितना होता, पाई माइनस अल्फा होता। और मैं तो यही एंगल लूंगा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही लेना है आपको, क्योंकि द एंगल विच इज मेड मेड बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट एंगल इज पॉजिटिव। और ये जो एंगल मैंने लिया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल अल्फा होगा नेगेटिव। आप दोनों लो, दोनों से आंसर आपको एक ही मिलने वाला है, ठीक है। सो जो मेरा एंगल मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा, अगर मेरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरा थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर मेरा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो मेरा थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा एम क्या मिलने वाला है, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में लूंगा, तो ये मेरे को मिलने वाला है 10 ऑफ पाई माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस इसलिए चेंज नहीं होगा, मीन्स मैं इसको 10 180 माइनस अल्फा ही बोल रहा हूँ। तो ये मेरे को मिलने वाला है -10 अल्फा। स्लोप मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो ही गया ना। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा तो स्लोप नेगेटिव, थीटा की वैल्यू 90 से कम तो स्लोप पॉजिटिव। क्लियर। आ जाओ, अब देखो मेरे को यहाँ पे कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, मेरे को कुछ केसेस लेने हैं। ओके, सो सबसे पहला केस मैं कौन सा लूँ, लिखने के लिए जगह भी चाहिए ना बे। काम करते हैं, सबसे पहला, सो इफ एम इज पॉजिटिव एंड सी की वैल्यू क्या हो जाए, ये भी पॉजिटिव हो, तो मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा दिखेगा मेरे को, सी की वैल्यू पॉजिटिव और एम की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो अपना स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। मतलब वो स्टार्ट तो यहाँ से होगा, मैं उसको पीछे तक एक्सपांड एक्सपांड करूँगा ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो यहाँ पर, इसमें मैं इजीली देख सकता हूँ मेरे सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, प्लस जो थीटा बनने वाला है वो थीटा भी लेस देन 90 डिग्री है, वो थीटा भी लेस देन 90 डिग्री ही है। क्लियर एकदम। चलिए, तो ये मेरा हो गया पहला ग्राफ। आते हैं दूसरे ग्राफ के ऊपर। सेकंड कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दो, एम की वैल्यू पॉजिटिव ले लो लेकिन सी की वैल्यू नेगेटिव ले लो, या फिर एम को एम को नेगेटिव कर दो और सी को पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पर आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है, एम नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव। कैसे करोगे जरा बताओ। आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आया ना। अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, तो सी की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखो, तो यहाँ पे जो थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री है। क्लियर।
मतलब यहाँ पे स्लोप स्लोप क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया है। क्लियर। थर्ड, इफ, अब दोनों को नेगेटिव कर दो। इफ एम नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा? दोनों नेगेटिव है बाबू मोशाय, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। समझ गए? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू -c है, और यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दोनों सेम ही होंगे। ये जो थीटा है, ये थीटा इज मोर देन 90 डिग्री है। क्लियर। चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। अब m पॉजिटिव c नेगेटिव, इफ m पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बन के मिलेगा कुछ ऐसा, जहां पे m क्या हो जाए, पॉजिटिव, और c क्या हो जाए, नेगेटिव। c की वैल्यू -c, और जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री, तो m पॉजिटिव हो गया। तो ये चार टाइप के अपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बनते हैं। तो इन चारों टाइप्स के इक्वेशन भी हमको पता होने चाहिए भाई। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने जाऊँ, मेरा आइडियल इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे इक्वेशन लिखने जाओ तो y इक्वल्स टू m माइनस में, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। गलती से भी भाई साहब x का साइन मत रख देना वहां पर। y और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, ओनली मैग्नीट्यूड है वहां पे y और x। हम सिंबल मीन्स सिग्नेचर और साइन केवल m और c का ही रखेंगे। गलती मत करना कि भाई साहब यहाँ पे y, मतलब कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये -x में गया है सर, उसको माइनस रख दो क्या? ऐसी गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। ओके। चलो, तो यहाँ पे इक्वेशन y और x को सिर्फ मैग्नीट्यूड में है तो पॉजिटिव ही रखना है, साइन केवल m और c का लगाएंगे हम। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनने वाला है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनने वाला है, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। तो ये जो चार इक्वेशन है हमको याद नहीं रखना, सिर्फ इन ग्राफ का पैटर्न हमको समझना है, जो हम बाय क्वेश्चन सॉल्विंग अभी सीखेंगे, और अच्छे से डेप्थ में जाके सीखेंगे कि इनको ड्रॉ भी कैसे करना है अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो। क्लियर एकदम, मक्खन जैसा चमक गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक समझ गया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए एक और बात, आप स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालो, थीटा आपको सेम ही मिलने वाला है जो उस लाइन पे बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ भी होगा, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ भी है, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ भी है। तो हर जगह भाई मेरे एंगल सेम ही मिलने वाला है आपको। समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्लोप भी कांस्टेंट होता है, इतना ध्यान में रखना। चलिए अब ये इक्वेशन देखिए जरा, ड्रॉ वाई एक्स ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। ये मैं सिखाऊंगा जैसे कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने के पहले यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे एकदम। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यही है। y बाय एक्स, इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मुझे y इक्वल्स टू एम एक्स के, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए मेरे को। तो भैया यहाँ पे 3y यहीं पे रखो, बाकी को वहां पे भेज दो। ये आपका क्या बनने वाला है, -2x एंड +4। अब एक बात ध्यान में रखना कि y अकेला होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो y को अकेला करने के लिए डिवाइड बाय 3 करो। y को अकेला करने के लिए डिवाइड बाय 3 करो, क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू -2/3x +4/3। ये इक्वेशन मिल गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किस इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में, तो भैया m की वैल्यू तो माइनस आ रही है मेरी,
मीन्स मेरा जो थीटा रहा होगा वो मोर देन 90 डिग्री है। समझे कि नहीं समझे? मेरा थीटा क्या है? मोर देन 90 डिग्री है। क्लियर? फिर उसके बाद में c की वैल्यू पॉजिटिव है, c की वैल्यू आपकी +4/3 है। सॉरी सॉरी, m4/3 नहीं, m2/3 है। m की वैल्यू 2/3। ध्यान दो, ग्राफ कैसा बनना चाहिए मेरा? जहां पर m नेगेटिव लेकिन c पॉजिटिव हो, जहां पर m नेगेटिव लेकिन c पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। हाँ या ना? मेरा ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनना चाहिए, जहां पे ये जो वैल्यू होगी c की, ये वैल्यू होगी आपकी 4/3, और ये जो वैल्यू है आपकी x एक्सिस पे हम निकाल सकते हैं। y को मैं अगर 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 आ जाएगी। और अगर x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। देखो ना, इफ x इक्वल्स टू 0, y को 0 रखो। एक काम करो पहले, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी ना। 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। और अगर x की वैल्यू 0 कर दूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4/3। वही तो मेरा इंटरसेप्ट भी आया है। एंड इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 4/3। मतलब ये पॉइंट 4/3 है, तो ये पॉइंट मेरा कितना होगा? ये पॉइंट मेरा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो मेरा एंगल है, दैट थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। इट मीन्स मेरा जो स्लोप है वो माइनस में है। क्लियर एकदम? चंगा। चलिए, इसका ग्राफ निकालना है भाई। देखो, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इक्वेशन क्या दिया गया है? 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन y के फॉर्म में कन्वर्ट करो यार। 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1। वाह, स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है आपका। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। y को अकेला करना है, तो y इक्वल्स टू -3/4y -1/4। तो ग्राफ कैसा मिलेगा? जहां पे c भी नेगेटिव हो भाई और y भी नेगेटिव हो। ऑन कंपेयरिंग विद, स्टार्टिंग में पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग हमारी स्पीड में पकड़ लूंगा ना, पूरा लिखना छोड़ दूंगा मैं। आप लोग अभी जस्ट 10वीं कंप्लीट करके लौटे हो, तो इसीलिए एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग विद, यहाँ पे x आएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। कंपेयर करते ही क्या मिल गया? m की वैल्यू -3/4, ओके, और c की वैल्यू -1/4। ओके, तो देखो भाई, m भी माइनस में है, c भी माइनस में है, तो ऐसा इक्वेशन मिलना चाहिए मेरे को। फिर ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए मेरे को, जहां तक लग रहा है। ये अपना कौन सा टाइप का ग्राफ है भाई? देखो, ये थर्ड वाला ग्राफ है अपना ये। अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो ये वैल्यू मेरी कितनी मिल रही है मेरे को? c मतलब मेरा -1/4। x की वैल्यू निकालनी है तो y को 0 0 कर दो ना। x की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1/3, -1/3। अब इतने चालाक बनो बे, निकालने के लिए y को 0 कर दिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1/3, सीधा रख दो बे। और नहीं तो क्या, इसमें कौन सा इतना मेहनत है? इतना तो आपने 10th में किया ही होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड थीटा यू कैन सी दैट थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी। क्यों? थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अगला अगला ग्राफ देखिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x-3। ग्राफ लो यार। चलिए,
सो दिस इज y, दिस इज x। सीधा कंपेयर करके ही दिख रहा है, अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं। सबसे सिंपल ग्राफ है, m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है, मतलब स्लोप मेरा पॉजिटिव रहा होगा और c की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है मेरी, और c की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके ग्राफ ऐसे खींच दो बस। और वैल्यू पूछ ली जाए तो c की वैल्यू भैया -3 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू निकालनी हो y को जीरो कर दो सीधा सीधा, y जीरो हो गया आपका, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/2। क्लियर बन गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, y इक्वल्स टू 2x-3। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लिख दो चाहे इसको लिख दो, बट मैं y के फॉर्म में ही लिखता हूँ, y इक्वल्स टू -3/4 -x1/4। ओके, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -2/3 x +4/3। क्लियर एकदम, कोई डाउट है आपको, नहीं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आइए, अरे क्या हो रहा है, चलिए नाम डालिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का थियरी तो भाई आज ही कंप्लीट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का दूसरा इक्वेशन है, लेकिन लिखते दूसरे प्रकार में है इसको। क्लियर एकदम, चलिए इसका लिखने का तरीका ही अलग होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, देखें यहां पर, यहाँ पर जस्ट मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा लाइन रखा हुआ है, ओके। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a हो गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस b हो गया। मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, हालांकि इसको हम नॉर्मल तरीके से भी लिखेंगे ही, और नॉर्मल तरीके से ही एक नया इक्वेशन भी डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूँ, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, ये एंगल मेरा पाई माइनस अल्फा होगा। इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया और इसको मैंने क्लॉकवाइज लिया, तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस फॉर्म में मेरा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री दिख रहा है मुझे, ये एंगल 90 से ज्यादा है मेरा। अब अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि सी की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन एम की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, सी की वैल्यू पॉजिटिव और एम की वैल्यू नेगेटिव है। तो एम की वैल्यू क्या है मेरा, सबसे पहले तो एम की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख लो -tan θ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बनने वाला है, tan ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा, ये tan ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा, और पाई माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस नो चेंज, 10 माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आपका बन जाएगा -tan अल्फा विच इज m। क्लियर, बस। तो देखें यहाँ पे -tan अल्फा क्या मिलने वाला है आपको, ये आपको मिल जाएगा, माइनस तो रहेगा और tan अल्फा की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज b/a। तो स्लेप कितना, ये स्लोप कितना मिल गया आपको, -b/a मिल गया है। ठीक है, स्लोप कितना मिल गया आपको, -b/a मिल गया। क्लियर, आ जाओ, तो इक्वेशन लिखे अब हम लोग, इक्वेशन क्या अपना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो यही है अपना। आ जाओ भाई, अब एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। रुक जाओ, वहां नहीं, यहीं पे डिराइव करता हूं मैं इसको। चलिए देखिए, m कितना है मेरा, -b/a/x प्लस c की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर, b है, जो कि पॉजिटिव है। c इक्वल्स टू b, दिखाई दे रहा है ना इंटरसेप्ट। बहुत बढ़िया। चलिए, तो भैया आप मेरे को नया इक्वेशन बनाना है, इसको यहाँ पे भेज दो। ये आपको क्या मिल जाएगा, ay इक्वल्स टू माइनस ऑफ bx प्लस b। क्लियर, इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या मिल गया आपको, ay प्लस ऑफ bx इक्वल्स टू b। नाउ दोनों साइड डिवाइड कर दो b का, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। डिवाइड बाय b, बोथ द साइड्स। कहीं कोई कैलकुलेशन गलती तो ना कर दी, हो ही गई भाई यहाँ पर। ये यहाँ जाएगा तो यहाँ भी तो जाएगा ये इक्वेशन मिलेगा ay माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ ए बी। वही सोचो कि क्या हो रहा है, 1 बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये ay प्लस ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। नाउ डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाय ए बी बोथ द साइड्स। तो क्या मिल जाएगा मेरे को इक्वेशन, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी। तो ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इट विल बिकम वाई अपॉन बी प्लस बी से बी कैंसिल हो गया, इट विल बिकम एक्स अपॉन ए। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 1। तो अगर मैं इक्वेशन को ढंग से लिखना चाहूँ रीअरेंज करके, तो जो मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। मेरा आइडियल इक्वेशन, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर और नॉट, बिल्कुल। मतलब कि जो इक्वेशन हमने अभी पीछे निकाले इसमें, ठीक है, मैं अगर ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका इक्वेशन दैट इज एक्स अपॉन ए है ना, तो एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन बी मतलब वाई अपॉन 4/3 इक्वल्स टू 1। सेम फॉर्म, सेम इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। चाहो तो मैं यहाँ से इसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ। मेरे को सिर्फ c की वैल्यू को 1 बनाना है, ठीक है। तो अपना ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गया अपने को, यहाँ से मत निकालो, यहाँ थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, यहाँ से निकालो। तो कितना मिल गया आपको, 3/y प्लस ऑफ 2x इक्वल्स टू 4। 4 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम 3/4 इंटू वाई प्लस 2x/4 इक्वल्स टू 1। 3/4 को इसके डिनोमिनेटर लेके जाओगे तो 4/3 बनेगा। ये 2 2 ज़ा 4 होगा, x/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, x/2 प्लस y/4/3 इक्वल्स टू 1। ईजी है ना एकदम। चलिए ये वाला इक्वेशन देखिए जरा, इसके में क्या लिख सकते थे, x/a मतलब -1/3 प्लस y/b मतलब -1/4 इक्वल्स टू 1। ऐसे लिख सकते थे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिक्रिएट करना है यहाँ से कर लो, 4y प्लस 3x इक्वल्स टू -1। दोनों साइड माइनस से डिवाइड कर दो, -1 से, तो ये -4y, ये प्लस ऑफ -3x इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर में जाएगा तो भाई ये -1/4 ही बनेगा ना।
और ये x अपॉन -1/3 बनेगा ना, रीअरेंज कर दो, ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको वापस। समझ गए, लिखना सिंपल हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अपना। इसको लिखना चाहते हो तो ये x/3/2 प्लस y/-3 इक्वल्स टू 1, इस लाइन का इक्वेशन। इजी एकदम। ठीक है, तो अब अपना क्या बच रहा है एक, चलिए देखते हैं दिमाग में क्या आता है अभी। तुम कहाँ मिट गए बे? माय गॉड। चलिए, अब जस्ट अज्यूम कीजिए कि मैंने दो पॉइंट्स लिए, ओके, विच आर वेरी यूनिक पॉइंट्स। अगर मैं दो यूनिक पॉइंट्स लेता हूं, जैसे कि देखो यहां पर मैंने एक ही पॉइंट लिया, ओके, तो एक बात बताओ, इस पॉइंट से मैं कितने कितने लाइंस को निकाल सकता हूं? कितने लाइंस को निकाल सकता हूं मैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और सोचो, 9, 10। मतलब मैं अगर चाहूँ तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को निकाल सकता हूँ। देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम straight line can be drawn from a point, can be drawn from a point, ओके। चलिए, बट अगर अज्यूम करो कि उसी एक्सिस पे अगर मैं दो यूनिक पॉइंट्स दूं, तो कि अगर उसी एक्सिस पे मैं तुमको दो यूनिक पॉइंट्स दूं, ये है वो दो यूनिक पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ले लो, x1 y1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो एक बात बताओ जरा कि इस पॉइंट में से कितनी लाइन पास होगी? सोच सकते हो? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो वहां से जो भी लाइन पास होगी, दैट लाइन वाज अ यूनिक लाइन। इस लाइन में से, इस पॉइंट में से जो भी लाइन पास होगा, दैट लाइन वाज अ यूनिक लाइन, ओके। सो इफ वी हैव two coordinates, if we have two coordinates, then that line must be a, that line must be a unique line, that line must be a unique line। उसको एक यूनिक लाइन बनना ही पड़ेगा। क्लियर एकदम? चलिए, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इसका इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं मैं, जो मैंने आपको m ऑफ y2 माइनस y1 बताया था, सेम इक्वेशन। ठीक है,
दिस इज x2 कॉमा y2, दिस इज x1 कॉमा y1। अब एक बात जरा आप लोग ध्यान दीजिए कि x1 ये होगा मेरा, बेशक x2 ये होगा मेरा, बिल्कुल। सॉरी ये मेरा y1 होगा, सॉरी सॉरी, ये मेरा y1 होगा, और ये मेरा y2 होगा। क्लियर? क्या मुझे इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स का स्लोप मिल सकता है? स्लोप ऑफ पॉइंट ए एंड बी, इस पर्टिकुलर लाइन जो इसके बीच में है, इसका स्लोप चाहिए मुझे, स्लोप निकालना है क्योंकि मेरे पास पूरे लाइन के ऊपर यही दोनों पॉइंट्स का इंफॉर्मेशन है, मेरे पास और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, मान लो। तो स्लोप कैसे मिलेगा? तो भैया हम लोग शाणे बनते हुए इसका एंगल लेंगे विद द एक्स एक्सिस। क्या क्या करेंगे? इसका एंगल लेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। स्लोप m, देखो तो यहां पर अगर आप लोग इस वैल्यू को ध्यान से देखो तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये वैल्यू कितनी होगी? दिस इज y2 माइनस y1। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? भाई ये आपकी होगी x2 माइनस x1। ये पूरी वैल्यू x2 है, ये पूरी वैल्यू x1 है, तो ये बीच का क्या हो गया? x2 माइनस x1 ही तो होगा। ये पूरी वैल्यू y1 है, ये पूरी वैल्यू y2 है, तो ये बीच का माल कितना होगा आपका? y2 माइनस y1 होगा। क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर मैं स्लोप m निकालना चाहूँ, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और टेन थीटा रख के निकालना चाहूँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये मेरे को मिलने वाला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर एकदम? कोई डाउट है यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं। ओके okay? तो यहां पर मेरे को अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो क्या होता है मेरा? y इक्वल्स टू एम एक्स होता है मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल होता तो वही है। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन मेरे को मिलेगा ना, देखो, तो अगर मैं उसको x1 कॉमा y1 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो मेरा इक्वेशन वो होगा y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। या फिर अगर मैं उसको सेकेंड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा y माइनस y2 m इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x2। तो इक्वेशन क्या बनने वाला है? y माइनस y1, m कितना है मेरा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब मन में डाउट होगा, सर ये आपने कैसे लिख दिया? बताता हूं मैं। दोनों पॉइंट को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन में दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, पहले इसके और फिर बाद में इसके रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे क्या मिलने वाला है? y माइनस y2 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज x माइनस x2। तो ये दोनों इक्वेशन सही है, फाइनल आंसर हमको दोनों से ही सेम मिलेगा, उसमें टेंशन मत लेना आपकी फाइनल आंसर में कोई कुछ बदली होगी। ओके, आइए जरा अब मैं आपको ना सिंगल पॉइंट से इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं। कंट्रोल सी, देखिए सिंगल पॉइंट से इक्वेशन निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? सिर्फ एक ही पॉइंट लूंगा मैं,
2 पॉइंट नहीं लेने वाला हूं। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल। चाहिए तो इसका कोऑर्डिनेट भी आप लोग चेंज कर लो या फिर यही रखो, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो इस लाइन का आइडियल इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगा, मान गए। अगर मैं इस पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखूं तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इट विल बिकम y1 m इंटू एक्स वन प्लस सी, हाँ है ना। तो यहां से मेरे को c की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, y1 माइनस एम ऑफ एक्स वन। क्या मैं c की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सही है ना, ये भी सही है ये भी सही है, ये आइडियल इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए ही इक्वेशन है। समझ गए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कितनी वैल्यू होगी y1 की, ये होगी ना, समझे। चलिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट c इन इक्वेशन 1। क्या मिलने वाला है मेरे को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, y1 माइनस एम ऑफ एक्स वन। तो y इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स प्लस सी y1 माइनस एम ऑफ एक्स वन। तो भैया इसको यहाँ पे लेके जाओ, इट विल बिकम y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। m भी कॉमन निकाल लिया ना, मेरे को मिलेगा ये इक्वेशन मेरा। अगर मैं सेकंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखता तो क्या आ जाता मेरा, अगर यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट भी होता मेरा, जो क्या होता, x2 कॉमा वाई टू, एम तो उसके लिए भी सेम ही होता ना, हाँ है ना। बस मैंने m की वैल्यू ऐसे निकाल ली थी इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं, y माइनस वाई टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू, सेम मेथड से सेम तरीके से मिल जाता। मैं वहां मैं इक्वेशन क्या लिखता, y2 इक्वल्स टू, आप लोग इसको घर पे ट्राई करना, y2 इक्वल्स टू एम टाइम एक्स टू प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाता, y2 माइनस एम ऑफ एक्स टू। सब्सटीट्यूट दिस इक्वेशन इन दिस एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, खत्म, मक्खन जैसा एकदम। ठीक है, घर पे ट्राई, आप लोग इसको ट्राई करना। ओके, तो यहाँ पे हमको हमारा इक्वेशन मिल गया फाइनल, जहां पर मेरा m क्या है, माई m इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि मेरे पास थीटा नहीं है बच्चों, तो मेरे को एक दूसरा कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है। थीटा रहता तो अलग ही बात है ना, तो यहाँ पे मेरे को दूसरा कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी था। चलिए, स्ट्रेट लाइन खींच दो यार, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली सही दिखना चाहिए इक्वेशन। ओके, कोई डाउट यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मैं अपना यहीं पे आज रखता हूँ। स्ट्रेट लाइन का लगभग हमने जितना कुछ हो सकता था सब कुछ पढ़ लिया है, अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है हमको। ठीक है, फिर इसके बाद कल हम लोग पैराबोला भी अपना स्टार्ट कर देंगे, फिर एक लेक्चर इलिप्स के लिए होगा। अरे यार, इलिप्स का तो हमने लिखा ही नहीं नाम ग्राफ के सेक्शन में, इलिप्स बच ही गया, कहाँ गया भाई। यहाँ कहीं बीच में चौथा नाम इलिप्स भी लिख लो यार, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स का भी ग्राफ होता है, उसका इक्वेशन इलिप्स का बताया ना मैंने अभी, एक्स बाय अपॉन प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू वन, वही होता है अपना। ओके, चलिए, तो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, कोशिश करूंगा कि ग्राफ का लेक्चर जल्दी निपटा दूं, और अब आपको डीपीपीज मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा।
आइए ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अपनी सीटी की तैयारी करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के मेल आईडी पे आप लोग मेल मेल करके अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। वन मोर लास्ट थिंग, एक सूचना आप लोगों को और देनी है। ओके, रुकिए जरा। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक वीडियो आप सबको देखना है। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ? ठीक है, ये एक वीडियो आप सबको देखनी है। 1 2 2 4 अपन 5 6 8 7 ऐसे भयंकर डिवाइड्स होते हैं, कभी कभी अपने कैलकुलेशन में आ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मान लो इतना बड़ा नंबर नहीं है भाई, डेसिमल में तो आ ही जाता है ना, 12.24 अपन 56.87 वगैरह XYZ जो भी नंबर हो। ओके, तो इतना भयंकर डिवाइड जो 12वीं के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, वो लोग लॉग बुक यूज करते हैं। 11वीं के बच्चे लॉग बुक सीखेंगे या अभी सीख रहे होंगे? ठीक है, तो देखो, मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद में सबसे पहली कंडीशन जो होती है, मेरा बच्चा लॉगबुक यूज नहीं करता। ना मैं खुद लॉगबुक यूज करता हूँ, ना किसी को अपने लेक्चर में करने देता हूँ। मैं कैलकुलेशन की ऐसी ऐसी हैक सिखाता हूँ, रियल में वो हैक्स नहीं होते, वैदिक मैथमेटिक्स से निकले हुए कुछ कंसाइज तरीके हैं जो मैं आपको वहां पे बताता हूँ, जिससे आप लोग डेंजर से डेंजर कैलकुलेशन को चुटकियों में कर लोगे। समझ गए? तो ये वीडियो जैसे आएगी आप सबको देखना है, नोट्स भी बनाना है और इसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है, क्योंकि जैसे ही अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म होगा, अभी बेसिक मैथ्स होगा, वेक्टर्स होगा, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन अपना रियल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए अप्रोक्स 20 से 25 दिन और हम लोग 3 चैप्टर निपटा के अपने रियल वर्ल्ड में पैर रख चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आप सबको देखनी है। तो आइए, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और आपको इन सब की लिंक तो वीडियो अपलोड होने के बाद में साइड में मिल जाएगी, यहाँ पर। कहाँ पर भाई? हाँ यहाँ पर। कैमरा एंगल अलग अलग है ना, इसको तो समझता नहीं है। कहाँ पे भाव? हाँ, यहाँ पर दिख जाएगी आप सब। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, बाय बाय।